उमा के बेटे राकेश ने अपनी पसंद की लड़की से शादी की थी। उमा को लड़की तो पसंद थी, लेकिन उमा की बहू कोमल ने ससुराल में आते ही दूसरे ही दिन से नखरे दिखाना शुरू कर दिया। बहू, अरे सुबह के 8 बज चुके हैं और तेरी अभी तक सुबह नहीं हुई। पहले दिन तो मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा तुझे कि शादी के 1-2 दिन हुए हैं, जिंदगी भर तो इसे झाड़ू पोछा और बर्तन करने हैं, पर फिर भी। अरे आप उठते क्यों नहीं? माँ जी को देख रहे हो ना, आज दूसरे ही दिन मुझे ऐसे ताने दिए जा रही है जैसे मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। अरे वो तुम्हें उठने के लिए कह रही है, और खाना भी तो बनाना है ना। देखो ना, कमर में बहुत दर्द है, प्लीज आज तुम थोड़ा काम कर लो ना। अरे नहीं नहीं, माँ कहेगी अभी से जोरू का गुलाम हो गया, और जब मैं कहती थी थोड़ा ये कर थोड़ा वो कर, तो आज तक तो कुछ करवाया नहीं। अच्छा ठीक है, मैं भी किचन में चलती हूँ, बस मैं किचन में खड़ी रहूंगी, तब तुम काम करना। ठीक है, पर मुझे माँ के गुस्से से बचा लेना। अब कोमल पहले अपने कमरे से बाहर आती है और उमा कोमल को खाना बनाने को कहती है। उसके बाद राकेश भी कुछ समय बाद किचन में जाता है और ऐसे ही काफी समय राकेश को किचन में हो जाता है और ये सब उमा नोटिस कर रही थी। ये लड़का किचन में तब से है जब से बहू गई है, और आज से पहले तो इसने किचन में कभी कदम भी नहीं रखा, एक गिलास पानी भी नहीं लिया, लेकिन अभी से ये अपनी बीवी के साड़ी के पल्लू से बन चुका है। देखो तो किचन में काम भी हो रहा है या कुछ अलग ही चल रहा है। अरे उमा कहाँ है? क्या कर रही है? बहू के आने के बाद तो तुझे बस आराम ही आराम है, वरना तो जब भी मैं आती थी तो घर के कामों में लगी रहती थी। अरे अब बहू आई है तो बहू के हाथों का खाना खाने का सुख भी तो मिला है, कब तक खुद से ही बना बना कर खाती रहूंगी। ये भी तो सही कह रही है। अब तो मैं भी अपने बेटे की शादी करके बस निश्चिंत हो जाऊं। दोनों बेटियों को तो ब्याह दिया है, बस एक बेटा रह गया है। हाँ कांता, तू भी ना अब बहू ले आ, बहू के हाथों का गर्मा गर्म खाने को मिलेगा तुझे भी। तभी कांता राकेश को बर्तन धोते हुए देख लेती है। लेकिन अभी जो मैं देख रही हूँ उसमें तेरे बेटे के हाथ में बर्तन है और वो बर्तन धो रहा है। अरे तू किसकी बात कर रही है कांता? वहाँ किचन में बहू है मेरी, खाना बना रही होगी। अभी तो मेरी नजरें अच्छी भली है, मैं जो देख रही हूँ वही सच है। तेरी बहू नहीं बल्कि किचन में तेरा बेटा बर्तन धो रहा है। अब जब उमा किचन की तरफ देखती है तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि किचन में उसका बेटा बर्तन धो रहा है और सामने बहू खड़ी है जो हंस हंस कर बातें कर रही है। बहू के हाथों का सुख नहीं है तेरे जीवन में। चल चलती हूँ, मिलने तो तुझसे आई थी, लेकिन जो देख कर जा रही हूँ उस पर विश्वास भी तो करना पड़ेगा। अब ये पूरे मोहल्ले में गाएगी कि मेरी बहू के होते बेटा किचन में बर्तन धो रहा है। बहू को तो मैं देख लूंगी। कांता के जाने के बाद उमा किचन में जाती है तो देखती है कि राकेश सब्जियां काट रहा है। राकेश, क्या हुआ बहू को जो तेरे हाथों में मुझे करछी बेलन चाकू देखने को मिल रहा है, और कुछ बाकी रह गया है देखने को तो रही सही कसर भी पूरी कर दे। माँ अब किचन में मैं तो बस कोमल की मदद कर रहा था, वो क्या है ना उसकी कमर में दर्द है तो मुझे आकर कहता, जब मैंने इतने दिन खाना बनाया है तो एक और दिन सही। तुझे शर्म भी आ रही है? बीवी के आने के बाद तू किचन में खाना बना रहा है, बर्तन साफ कर रहा है। अरे अपनी पड़ोसन कांता देख कर गई है ये सब। अच्छा, बस अभी ये सब्जी चढ़ा दूं, बाकी आप देख लो। माँ आप गुस्सा हो गई क्या? नहीं नहीं, प्रसन्न हो गई, अति प्रसन्न। अरे बहू, तुझे तो समझना चाहिए कि किचन में झूठे बर्तन है और वो तो अपने पति से साफ करवा रही है। माँ जी मैं और वो अलग थोड़ी ना है, अब मेरी प्रॉब्लम वो नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कल तो तू अपने किए कराए पर भी अपने पति से ही पानी डलवाएगी। उमा को अपने बेटे पर गुस्सा आया था, लेकिन वो अपने बेटे के साथ बहू को भी सुनाती है और घर के काम में लग जाती है। कोमल और राकेश दोनों ही अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उमा को इस बात से दिक्कत थी कि उसकी बहू घर के एक काम में हाथ नहीं लगाती। और हद तो तब हो जाती जब दूसरे दिन राकेश ऑफिस जाने लगता है और कोमल अपने पति को रोकते हुए कहती है, अजी सुनिए ना, आप ऑफिस जा रहे हैं लेकिन आज बहुत सारे कपड़े धोने हैं, मुझसे तो बिल्कुल नहीं होगा ये। आप जानते हैं ना मेरे पेट में कितना दर्द है। उमा ये अपने कमरे में बैठी सुन रही थी। लेकिन जान, ऑफिस तो जाना होगा, और आज अगर माँ ने मुझे कपड़े धोते हुए देख लिया ना तो फिर गुस्सा करेंगी। तो क्या तुम मुझे ऐसी हालत में काम करता देख सकते हो?
अरे तुम इतने प्यार से कहो और तुम्हारा पति काम ना करे। हाय मेरी जान, तुम पर तो जान निछावर है। बस तुम आराम करो, मैं कर देता हूँ घर का काम, माँ को देख लूंगा मैं। ये लड़का मेरे हाथों से जा चुका है, कह रहा है मैं देख लूंगा माँ को। हे प्रभु, कैसी बहू आई है मेरे घर में, और मेरे बेटे को कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा। वो इसका कितना इस्तेमाल कर रही है। अब जब उमा कुछ देर बाद जब करके अपने कमरे से बाहर आती है तो वो देखती है कि उसका बेटा ऑफिस ना जाकर कपड़े धो रहा है, वो भी उसकी बहू के। उमा ये सब देखकर खून के घूंट पीकर अपनी पड़ोसन के पास जाती है और अपनी पड़ोसन को सारा हाल बताती है। देख, तुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कह रही हूँ, तू ना अपनी बहू को डांट टपट कर रख, और हो सके तो इसकी माँ को धमका कि अगर ये ऐसे ही करती रही तो इसे इसके मायके बिठा देगी। अरे हाँ कांता, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आज ही, बल्कि अभी ही मैं इसकी माँ को धमकाती हूँ। रुक, तेरे सामने इसकी माँ को फोन लगाती हूँ। हाँ हाँ लगा, और कड़क आवाज में बोल। अब जैसे ही उमा अपनी समधन को फोन लगाती है, उधर से उमा की समधन और कोमल की माँ फोन उठाती है। उमा अपनी समधन को सारी बातें कह देती है। अरे कैसी बात कर रही हैं आप समधन जी, वो दामाद जी से काम करवा रही है, इसे तो मैं ही सुधारती हूँ। आप रुकिए, कल ही मैं आती हूँ और देखती हूँ कि ये निकम्मी काम कैसे नहीं करती और दामाद जी को ऑफिस कैसे नहीं जाने देती। अरे ये तो फुलझड़ी नहीं, आइटम बम निकली। उमा, अब तो तेरी बहू को उसकी माँ ही ठीक करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब अगले ही दिन सुबह सुबह सरला अपनी बेटी के ससुराल आ जाती है और कोमल भी अपनी माँ को देखकर खुश होती है। लेकिन शाम होते होते सरला देखती है कि उसकी बेटी से ज्यादा उसका दामाद काम कर रहा है, तो वो अपनी बेटी से कहती है, कोमल, मुझे ना बेटा तेरे हाथ का खाना खाना है, और दामाद जी आप मेरे लिए ये दवा ला दीजिए। हाँ हाँ ला देंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। मुझे अब भी जरूरत है ना, तो बाद में क्यों। दामाद जी अब जाइए और तू जाकर खाना बनाने की तैयारी कर बेटा। ये तो सरला और उमा की चाल थी कोमल को सुधारने की, और सरला ने राकेश को जो दवा लाने के लिए भेजा था, असल में वो कोई दवा ही नहीं थी, और वो भी दवाइयों की दुकान पर भटक रहा था। माँ तो ऐसा लग रहा है मुझसे मिलने नहीं, मेरी जान की दुश्मन बनकर यहाँ आई है। ये करते वो करते तेरे हाथ का खाऊंगी। अरे पहले चाय बना कर दे जा मेरी लाडो, मेरे और समधन जी दोनों के लिए। हाँ बहू, और चीनी कम ही हो चाय में। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। सरला अपने दामाद को ऑफिस जाने के लिए टोकती, सुबह जल्दी जल्दी अपनी बेटी को उठाकर खाना और घर के कामों में लगा देती, जिससे कोमल भी घर के कामों में लगी रहती थी। ऐसे ही सरला को करीब 15 दिन से ज्यादा बीत चुका था और सरला के अब घर जाने की बारी आती है। समधन जी, आप नहीं आती तो शायद मैं इसे काम करवाने की सोच भी नहीं सकती थी, और मेरा बेटा तो इस घर का नौकर ही बन चुका था। तो ये सब आपने करवाया है, लेकिन क्यों? क्यों कहो तो और 10 दिन रहकर जाऊं? तूने दामाद जी से गलती से भी कोई काम करवाने की सोची भी ना तो अच्छा नहीं होगा मेरी लाडो। कोमल को तो वैसे भी इन दिनों में काम करने की आदत पड़ ही चुकी थी और वो काम भी अच्छे से करने लगी थी, और फिर कभी वो अपने पति को काम के लिए नहीं कहती। चट मंगनी पट ब्याह तो सुना ही होगा आपने, लेकिन ऐसा। अरे ये किसे ले आया तू? कौन है ये लड़की? हाय रे, कहीं शादी तो नहीं कर ली ना तूने इससे? देवर जी क्या हो गया आपको? आप तो ऑफिस के लिए निकले थे, ये शादी करके कैसे आ गए? हाँ, ऑफिस के लिए ही गया था, लेकिन रास्ते में मिल गई तो शादी कर ली। क्यों, नहीं करनी थी क्या? तभी बड़ा भाई आ जाता है। ये कैसी बात कर रहा है छोटे, शादी ऐसे थोड़ी ना होती है। तभी नई नवेली दुल्हन अपना घूंघट हटाती है, सभी उसका चेहरा देखकर डर जाते हैं। भैया, ये आपकी बीवी की आंखें कैसी नागिन जैसी है। तभी देवरानी मुंह खोलती है और पतली सी जीभ बाहर करती है जैसे कोई नागिन हो। इसकी तो जीभ भी किसी नागिन की जीभ की तरह है। हे भगवान, घोर अनर्थ हो रहा है इस घर में। अरे कौन है ये लड़की? खैर, सारी कहानी दरवाजे में हो जाती है और लड़का लड़की को लेकर घर के अंदर आ जाता है। कुछ दिनों बाद, अरे नागिन, माफ करना, नीलम, ये तुम क्या कर रही हो कटोरी में मुंह लगाकर?
नीलम जैसे ही मुंह ऊपर करती है तो उसके मुंह पर दूध लगा होता है। जेठानी डर जाती है। ये क्या है? ऐसे कैसे दूध पी रही हो तुम किसी नागिन की तरह? देवरानी कुछ नहीं बोलती, बस जेठानी को घूरती रहती है। जेठानी सास के पास जाती है और सासू माँ जल्दी से सुनो। अरे क्या हो गया बड़ी बहू, क्यों इतनी डरी हुई है? सब ठीक तो है ना? अरे कहाँ ठीक है माँ जी, मैं तो अपने मायके जा रही हूँ। सास डर जाती है। मैं भी तेरी माँ से काफी दिनों से नहीं मिली ना, चल जरा मैं भी उनके हाल चाल देख लूं। दोनों सास बहू फटाफट कपड़े पैक करके निकल ही रही होती है कि दरवाजे पर खड़ी होती है देवरानी। जेठानी पूछ लेती है, क्या हुआ नागिन? अरे नीलम नाम है उसका। फिर अचानक सास की नजर छोटी बहू की आंख पर पड़ती है। अरे बड़ी बहू, छोटी बहू की आंख में तो देखो। क्या है माँ, यहाँ डर के मारे मेरी हालत खराब हो रही है और आपको इसकी आंख की पड़ी है। देवरानी की आंख में ससुर की फोटो होती है। हाय रे माँ जी, इसकी आंख में तो ससुर जी की फोटो है। अब जेरोक्स की मशीन लगा रखी है क्या आंखों में? बेटा तेरे ससुर जी की फोटो इसकी आंख में कैसे उतर आई? सारा ड्रामा चल ही रहा था कि वहां देवर आता है। अरे नीलम क्या हो गया? यहाँ ऐसे पुष्पराज की तरह क्यों खड़ी हो? देखो ना, भाभी और माँ जी दोनों मुझे छोड़ कर जा रही हैं। मैं कैसे पूरा घर अकेले देखूंगी? और माँ जी, ससुर जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। तो तेरी आंख में क्या इसकी आंख में माँ? इसकी आंख का ही तो दीवाना हो गया था मैं। कहाँ है ससुर जी? उनसे ही तो मिलने के लिए मैंने शादी की है। सारा घर देवरानी की इस बात पर हैरान सा रह जाता है। उनसे मिलने के लिए तो मैंने शादी की थी। अरे तू तो बहू है और वो यहाँ नहीं रहते। क्या यहाँ नहीं रहते? वैसे बुढ़िया तेरी हरकतें ही ऐसी है कि तेरे साथ कोई नहीं रह सकता। देखो नागिन, सॉरी नीलम, सासू माँ के लिए ऐसी बातें मत करो, समझी? वो तो ससुर जी कमाने के लिए परदेश गए हैं। हाँ। जेठानी की बात सुनकर देवरानी नागिन की तरह यहाँ वहाँ रेंगने लगती है, मतलब दौड़ने लगती है। क्या हो गया नीलम? पापा यहाँ नहीं रहते, इससे तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? अरे बहू, आ रहे तेरे ससुर जी कल। वैसे बात क्या है? माँ जी, मुझे तो दाल में काला लग रहा है। आखिर किसी ससुर के लिए बहू का इतना परेशान रहना। माजरा क्या है? अच्छा, कल आ रहे हैं, तब तो कल ही उनका काम तमाम कर मैं अपना बदला ले लूंगी। काम तमाम मतलब? मैं समझी नहीं बहू। नीलम संभल जाती है और कहती है, मतलब वो मेरी माँ ने मुझे ससुर जी को देने के लिए गिफ्ट्स दिए हैं ना, वो उनके हाथ में दे दूं। अच्छा, तेरी माँ ने मेरे लिए भी कुछ दिया है क्या? और बड़ी भाई भाभी के लिए? अरे उनका भी तो हक बनता है ना। हाँ, तू ले ले पहले। अरे कहाँ से ये आ गई? ना मेरा बेटा घोड़ी चढ़ा, ना भाभी ने काजल डाला, ना सास की पैर पुजाई। ये सब क्या बकी, सॉरी, ये सब क्या बोली जा रही हैं आप? वैसे ससुर जी आ जाए तो उनसे मिलकर मैं चली जाऊंगी। अरे कहाँ चली जाओगी? मैं क्या करूँगा तुम्हारे बिना? नहीं, मैं तुम्हें नहीं कहीं जाने दूंगा नीलम। पति के इतने प्यार भरे शब्दों से नागिन, सॉरी नीलम, इमोशनल हो जाती है और वो जैसे ही इमोशनल होती है उसका रंग नीला पड़ जाता है। अरे ये क्या हो गया नीलम को? ये नीली कैसे हो गई? अरे पता नहीं, मुझे तो इसमें इंसानों के गुण कभी दिखे ही नहीं। तो क्या जानवर है ये? नहीं भाभी, मेरी नीलम तो अप्सरा है जो परी लोग से आई है। माँ यही कहना चाहती थी ना आप? ये तो पता नहीं। फिलहाल तू इसे अपने कमरे में लेकर जा और इसे बोल के असली रंग में आ जाए। पति नीलम को लेकर कमरे में जाता है। मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम ना मुझसे इतना प्यार ना किया करो। कैसी बात करती हो? पति हूँ मैं तुम्हारा, अब तो तुमसे ही मेरी जिंदगी है। तुम हो तो मैं हूँ और मैं हूँ तो तुम, क्यों है ना? नीलम पति के गले लग जाती है।
मैं ना तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हें याद है मेरी और तुम्हारी शादी कैसे हुई थी? हाँ, मैं भी यही पूछना चाह रहा था, पर जो भी हो मैं तो लकी हूँ कि राह चलते ही मुझे इतनी प्यारी और अच्छी लड़की मिल गई। नीलम पति को कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन न जाने क्या सोचकर वो चुप हो जाती है। फिर अगले रोज अरे बहू आ देख, तेरे ससुर जी आ गए। अरे कहाँ हो दोनों? नीलम और उसकी जेठानी ससुर के पास आते हैं। क्या हुआ ससुर जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ, आप तो पहले ही आने वाले थे, पिछले महीने भी आप नहीं आए। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ, वो मेरे कार के नीचे एक सांप आ गया था। ये सुनते ही नागिन देवरानी की आंख हरी हो जाती है। फिर क्या हुआ? मैं उस सांप को उठाकर जानवरों के डॉक्टर के पास ले गया। भला हुआ कि सांप की सांस चल रही थी, लेकिन सांप ने मुझे डस लिया। हाय रे, आपको सांप ने डसा? पापा अब ठीक तो है ना? ठीक है तेरा बाप, तभी तो सामने खड़ा है। लेकिन सोचो, सांप भी किसी का पिता था, उसके भी बच्चे थे। ये बोलकर देवरानी की आंख से पानी निकलने लगता है। ये कौन है और कैसी भाषा में बात कर रही है? पापा ये मेरी बीवी है, मैंने शादी कर ली, और ये ना थोड़ी इमोशनल है, तो सांप के लिए थोड़ी इमोशनल हो गई। नहीं, सांप तो ठीक है, भले ही उसने मुझे काटा, लेकिन गलती मेरी थी। मैंने सड़क पर देखे बिना ही कार उस पर चला दी। अभी डॉक्टर का फोन आया था कि सांप को वापस उसी जंगल में छोड़ दिया है। बेचारी की बीवी उस सांप का इंतजार कर रही होगी। क्या पापा जिंदा है? वो ठीक है? हाँ, मेरे पापा तो ठीक है, सामने ही तो खड़े हैं। क्यों, क्या हो गया? तभी बेल बजती है और सामने एक महिला खड़ी होती है। माँ, तुम? ये तुम्हारी माँ है? आइए बहन जी। बेटा नीलम, अब घर जाने का वक्त आ गया है। तेरे पापा घर आ गए हैं, तो जिस काम के लिए आई थी वो नहीं करना। घर जाने का वक्त? ये क्या बात कर रहे हैं? मैं आप लोगों से सब बताती हूँ। मैं एक नागिन हूँ। हम लोगों को लगा कि ससुर जी ने मेरे पिता को मार दिया है, तो मैं उनसे अपने पिता का बदला लेने आई थी। लेकिन भले इंसान ने हादसे के बाद ना सिर्फ मेरे पिता की जान बचाई, अपनी जान पर भी खेल गए। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। नहीं नीलम, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अरे तो क्या नागिन के साथ रहेगा बेटा? नहीं, नीलम चाहे तो वो नागिन का जीवन छोड़ सकती है। हाँ माँ, आप मुझे नॉर्मल लड़की बना दीजिए। मैं अब इसी परिवार का हिस्सा रहना चाहती हूँ।